नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और नक्षत्रों के अनुसार किसी भी कार्य को करने या न करने के लिए समय तय किया जाता है, यानी शुभ और अशुभ मुहूर्त देखे जाते हैं। शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य का परिणाम भी बहुत शुभ माना जाता है, और यदि मुहूर्त शुभ न देखा जाए और उसे इग्नोर करके कोई कार्य किया जाए तो उसमें बाधाएं उत्पन्न होती है, अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिलते, बल्कि कई बार बड़ी क्षति का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अशुभ और हानिकारक नक्षत्रों के योग को पंचक कहा जाता है, इसीलिए पंचक को ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता। अब ये पंचक है क्या? आप अक्सर देखते हैं पंचांग के अंदर हम बोलते हैं पंचक लग गया। पंचक 5 दिनों का होता है, ये भी अक्सर लोगों को पता होता है कि 5 दिन तक पंचक चलता है। पर ये पंचक क्या है, कब लगता है, कितने प्रकार के पंचक होते हैं और क्या क्या पंचक में आपको ध्यान रखना चाहिए, पंचक का क्या परिणाम है, इसकी पूरी व्याख्या आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पंचक होता कब है। तो देखिए, जब चंद्रमा गोचर में कुंभ और मीन राशि से होकर गुजरता है, यानी गोचर की जो कुंडली जिसके ऊपर हम दैनिक राशिफल देते हैं, तो उसमें जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि से होकर गुजरता है उस समय को अशुभ माना जाता है। इस दौरान चंद्रमा घनिष्ठा से लेकर शतबीसा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से होते हुए गुजरता है, और इन नक्षत्रों की संख्या 5 है, इसीलिए इसे पंचक का नाम दिया गया है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें विशेष रूप से पंचक के दौरान करने की मनाही होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। कितने प्रकार के पंचक होते हैं उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो पंचक प्रमुख 5 प्रकार के होते हैं। पहला रोग पंचक, दूसरा नृप पंचक, तीसरा चोर पंचक, और चौथा मृत्यु पंचक, और 5वां अग्नि पंचक। अब ये पंचक क्या होते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि ये पंचकों में क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले रोग पंचक पर आते हैं। देखिए, माना जाता है कि इस दौरान पंचक के 5 दिनों के लिए शारीरिक और मानसिक काफ़ी यात्राएं झेलनी पड़ती है, यानी इस समय अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस दौरान यज्ञोपवीत करना भी वर्जित माना गया है। ये पंचक कब लगता है? रोग पंचक ये रविवार से प्रारंभ होता है। तो अगर रविवार से कोई पंचक प्रारंभ हो तो उसे रोग पंचक कहा जाता है। अब आते हैं नृप पंचक पर। इस पंचक की शुरुआत सोमवार से होती है, और इस दौरान किसी भी प्रकार की नई नौकरी को ज्वाइन करना अशुभ माना जाता है, परंतु यदि सरकारी नौकरी हो तो वो इस पंचक में शुभ मानी जाती है। सरकारी नौकरी इस पंचक के दौरान अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उसमें हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। ये है नृप पंचक। अब आते हैं चोर पंचक पर। इस पंचक के दौरान यात्रा करने से आपको बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए, यानी ये पंचक जब लगे तब यात्रा में सावधानी रखें, लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करें, कोशिश करें कि यात्राएं ना करें। व्यावसायिक रूप से लेन देन करना भी इस पंचक में शुभ नहीं माना जाता, इससे नुकसान की स्थितियां बहुत अधिक हमें देखने को मिलती है। ये पंचक कब शुरू होता है? ये पंचक शुक्रवार से प्रारंभ होता है। तो यदि कोई पंचक शुक्रवार से प्रारंभ हो तो वो होगा चोर पंचक। अब आते हैं मृत्यु पंचक पर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जोखिम भरा कोई भी कार्य इस पंचक के दौरान नहीं किया जाना चाहिए। विवाह जैसे शुभ कार्य भी इस पंचक के दौरान नहीं किए जाते। इसमें जान और माल का नुकसान हो सकता है, इसीलिए इसे मृत्यु पंचक कहा जाता है। ये पंचक प्रारंभ होता है शनिवार से, यानी शनिवार से शुरू होने वाले पंचक को हम कहेंगे मृत्यु पंचक। अब आते हैं आखिरी पंचक यानी अग्नि पंचक पर। यदि घर बनाना हो या फिर एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करना हो अथवा गृह प्रवेश करना हो तो अग्नि पंचक के दौरान ऐसे कार्यों को नहीं किया जाता। यह पंचक मंगलवार से शुरू होता है। न्यायिक संबंधी कार्यों के लिए भी ये पंचक लाभदायक साबित हो सकता है, यानी अगर मंगलवार से कोई पंचक लगे तो उसे अग्नि पंचक कहते हैं, और अग्नि पंचक के दौरान न्याय से संबंधित कार्यों में हमें सफलता प्राप्त होती है।
तो ये हैं 5 प्रकार के पंचक जो कि आपके जीवन में अलग अलग प्रकार के प्रभाव दिखाते हैं। और इन पंचकों में क्या आपको कार्य नहीं करने चाहिए उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। अब ये जो पंचक के दौरान नक्षत्र आते हैं जिसका जिक्र मैंने वीडियो के प्रारंभ में किया है, इन नक्षत्रों के आने से क्या हानि हमें पहुंच सकती है, इसीलिए हम पंचक को अशुभ मानते हैं। तो पंचक घनिष्ठा नक्षत्र से शुरू होता है और रेवती नक्षत्र तक पंचक रहता है। इसमें घनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि का भय रहता है। इस समय दक्षिण दिशा की यात्रा अथवा छत डलवाने या फिर घास, लकड़ी, ईंधन आदि एकत्रित नहीं करने चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। वहीं शतभिषा नक्षत्र के कार्य के दौरान आपसी कलह का वातावरण हो सकता है, वाद विवाद की स्थितियां हो सकती है और झगड़ा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस नक्षत्र के दौरान इन कार्यों को ध्यान में रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। बहुत जरूरी हो उसके अतिरिक्त आपको इन कार्यों में सावधानी रखकर ही ऐसे कार्यों को करना चाहिए। किसी से झगड़ा, मनमुटाव इस दौरान बिल्कुल भी ना करें। अब आते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर। इससे आपकी सेहत खराब हो सकती है, यानी सेहत के लिए ये नक्षत्र हानिकारक माना गया है। अतः इस दौरान सेहत का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। अब आते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र व्यावसायिक रूप से हानिकारक होता है, अतः इस दौरान अपनी जेब को संभाल कर रखें। ऐसा कोई भी निवेश, क्रय विक्रय जैसा कार्य न करें जिससे अतिरिक्त खर्चे आपके जीवन में बढ़ जाए, क्योंकि वे नुकसान में परिवर्तित हो सकते हैं और आर्थिक नुकसान की संभावनाएं अधिक रहती है। निवेश करने का विचार इस नक्षत्र में विशेष रूप से आपको नहीं करना चाहिए। और रेवती नक्षत्र में भी धन हानि की संभावनाएं अधिक रहती है। वहीं रेवती नक्षत्र में भी धन हानि की संभावनाएं अधिक रहती है। तो अब मैंने आपको क्या बताया, पंचक के प्रकार कि कौन कौन से पंचक होते हैं और साथ ही पंचक में जो 5 नक्षत्र से पंचक गुजरता है, पंचक का ये जो दौरान 5 नक्षत्रों के दौरान ये पंचक रहता है, तो उन नक्षत्रों में क्या क्या हानि हो सकती है। अब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक के दौरान हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार को भी विशेष विधि के द्वारा किया जाना चाहिए, अन्यथा पंचक दोष लगने का खतरा रहता है। और अगर पंचक का दोष लग गया तो उसी घर के 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए पंचक के दौरान यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो आपको अंतिम संस्कार में विद्वान ब्राह्मण की सलाह लेनी चाहिए और अंतिम संस्कार के दौरान शव के साथ आटे या फिर कुछ से बने हुए 5 पुतले बनाकर अर्थी के साथ आपको रख देने चाहिए और शव की तरह इन पुतलों का भी विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए ताकि ऐसी अनहोनियों को टाला जा सके। इस दौरान कोई भी पलंग, चारपाई, बेड आदि नहीं बनवाने चाहिए। पंचक के दौरान ऐसा करना बड़े संकट को न्योता दे सकता है। पंचक शुरू होने से लेकर खत्म होने तक किसी भी प्रकार की यात्रा की योजना नहीं बनाएं। मजबूरीवश यदि यात्रा करनी पड़े तो दक्षिण दिशा में विशेष रूप से यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दिशा यम की दिशा मानी गई है। इस दौरान इस दिशा में अगर आप यात्रा करेंगे तो दुर्घटना और अन्य विपदा आने का खतरा बना रह सकता है। तो ये है पंचक और इसकी संपूर्ण व्याख्या। अब आप समझे पंचांग में हम पंचक क्यों बोलते हैं। इसीलिए पंचक के दौरान विशेष रूप से सावधानी रखें। कौन सा पंचक किस दिन आ रहा है उसके हिसाब से भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर ऑल दबाएं ताकि आपको मेरे द्वारा दिए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगे तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आप अपनी पर्सनल कुंडली के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।